फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता ही है, क्लास 12 एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट चल रहा है। सब्जेक्ट का नाम है देखिए पशुपालन। क्लास 12 एजी है और चैनल का नाम है वाईपी एजुकेशन ट्रिक। और जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है ये देखिए दे रखा है 8650415957। तो बेटा देखिए, जैसा कि पशुपालन चल रहा था और पशुपालन में बल लाइनर के क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। और ये 2 जो मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं आपके, उनके लिए हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और उन्हीं के लिए अब तक जितनी भी वीडियो बनाई गई हैं वो उन्हीं क्वेश्चंस के लिए बनाई गई हैं जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आज संपूर्ण 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद जो हम 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं आपके, उसके लिए वीडियो अपलोड होगी। और उसके बाद जब 6 अंक वाले 3 क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं तो उनके लिए भी आप वीडियो अपलोड होगी। 4 नंबर वाले 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 12 नंबर के होंगे। और 6 अंक वाले 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 18 नंबर के होंगे। तो इस वीडियो के बाद 2 वीडियो आपको और मिलेंगी। हो सकता है 2 से 3 वीडियो आपको लगभग मिले अभी और, जो 2-2 मार्क्स वाली हों। ठीक है, इसके बाद हम 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे। तो बेटा आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उनका बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। चलो करते हैं टॉपिक की अब शुरुआत। देखो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें पहली हेडिंग देखिए दे रखी है, वो है नवजात बच्चों में खीस खिलाने के लाभ। यानी नवजात जो बच्चे होते हैं, पशुओं के नवजात जो शिशु होते हैं, उनको अगर आप खीस खिलाओगे तो उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं या क्या क्या लाभ होंगे। तो थोड़ा सा हम इसमें पॉइंट बाई पॉइंट समझेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है नवजात बच्चों में खीस खिलाने के लाभ निम्न हैं। तो वो कौन कौन से लाभ निम्न हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें कि खीस हल्का दस्तावर होता है, यह बच्चों की आंतों की सफाई करता है। तो देखो पहला पॉइंट मैंने बहुत ही सिंपल वाला रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। जो खीस होता है कैसा होता है, हल्का दस्तावर होता है। खीस हल्का दस्तावर होता है जिससे कि जो बच्चे की आंतें होती हैं उन आंतों की सफाई करता है। जो खीस होता है वो क्या करता है, बच्चों की आंतों की सफाई करता है। फर्स्ट पॉइंट यही था। सेकंड पॉइंट है खीस में जैव प्रतिकारता का गुण होता है। जैव प्रतिकारता का क्या होता है, गुण होता है। अतः बच्चों में रोग के प्रति सहनशीलता आ जाती है। एक प्रकार से कह सकते हो कि बॉडी की इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाने का काम करता है। कौन, खीस। जब ये जैव प्रतिकारता का गुण होता है इसके अंदर, खीस के अंदर, तभी बच्चों में रोग के प्रति, देखिए बच्चों में रोग के प्रति सहनशीलता आ जाती है। 2 पॉइंट आपके क्लियर हुए। तीसरा पॉइंट की ओर चलते हैं और तीसरा पॉइंट समझते हैं क्या लाभ है। तो देखो तीसरा जो पॉइंट है वो है खीस में दूध की अपेक्षा 4 से 5 गुना अधिक प्रोटीन पाई जाती है। यानी जो प्रोटीन की मात्रा है, किसकी बेटा, प्रोटीन की। तो प्रोटीन मान लो सपोज दैट दूध में मान लो प्रोटीन 20% माना बता रहा हूँ मैं, आपको क्लियर नहीं बता रहा हूँ कि दूध में कितने % है। ठीक है, तो उससे 4 गुना प्रोटीन जो होगी वो किस में होगी, खीस में होगी। ऐसे करके आप दिमाग में सेट कर लो कि भाई दूध की अपेक्षा खीस में जो क्रीम होती है वो 4 गुना ज़्यादा होती है, जो बच्चों की शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। आपको पता है प्रोटीन का क्या काम होता है। देखो प्रोटीन का काम ये होता है, पहला काम तो ये होता है जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं की क्या कर देता है, टूट फूट की मरम्मत कर देता है। कौन, प्रोटीन। जो कोशिकाएं हमारी बॉडी में कट फट जाती हैं, टूट फूट जाती हैं, उनकी क्या करने का काम करता है, उनकी मरम्मत करने का काम करता है प्रोटीन। दूसरा अगर प्रोटीन का कार्य बताएं तो प्रोटीन क्या करता है, शारीरिक वृद्धि करता है। ठीक है, शारीरिक वृद्धि करता है। जैसे कि आपने मार्केट में सुना होगा प्रोटीन पाउडर बच्चों को दिया जाता है, किसके लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए, कि बच्चे का विकास हो जाए, लंबाई यानी लेंथ बढ़ जाए। और दूसरा उसकी जो बॉडी में जो कोशिकाएं जो टूट फूट गई हों या किसी कारण से क्षति हुई है तो उसकी क्या करने का काम करेगा, मरम्मत करने का काम करेगा। कौन, प्रोटीन। तो जैसा कि आपने देखा, समझा इस पॉइंट के लिए कि खीस में दूध की अपेक्षा
4 गुना या 4 से 5 गुना है तो आप एग्जैक्टली लिख सकते हो, उसे क्लियर करके लिख सकते हो कि खीस में दूध की अपेक्षा 4 गुना अधिक प्रोटीन होती है, जो बच्चों की शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। बेटा मेरी बात को आप सुनते हुए चलना अच्छे से, ठीक है, और वीडियो को देखते हुए लास्ट तक चलना। सारे कॉन्सेप्ट आपके मैं क्लियर कर दूंगा, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। और रही इसकी पीडीएफ की बात, तो बेटा जो इसकी पीडीएफ जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ आपके जो व्हाट्सअप ग्रुप मैंने बना रखा है उस व्हाट्सअप ग्रुप में टाइम से पहले आपको मिल जाएगी। तो आप पीडीएफ की बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो को अच्छे से समझते हुए चलें। जो पॉइंट मैं समझा रहा हूँ उन पॉइंटों को आराम से समझते हुए चलिए, सारे आंसर्स आपके माइंड में सेट हो चुके होंगे। तो जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट चलिए समझते हैं। बेटा अगला पॉइंट कह रहा है देखो कि खीस में साधारण दूध की अपेक्षा खनिज लवण अधिक पाए जाते हैं, जो बच्चे की शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। तो देखो खीस में एक तो आपने पी फॉर प्रोटीन को समझ लिया कि प्रोटीन है वो दूध की अपेक्षा 4 गुना ज़्यादा होती है। दूसरा समझो खनिज लवण, जो खनिज लवण है उनकी भी मात्रा खीस में दूध की अपेक्षा अधिक पाई जाती है, जो खनिज लवण भी क्या करते हैं, बच्चों की शारीरिक वृद्धि में ही आवश्यक है। अगला पॉइंट समझो इसका, अगला पॉइंट कह रहा है खीस में साधारण दूध की अपेक्षा खनिज लवण अधिक पाए जाते हैं। ये तो हो गया आपका, तो ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट था वो रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अगला पॉइंट समझो, खीस में कैरोटीन दूध की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। खीस में कैरोटीन जो है वो दूध की अपेक्षा, देखो यहाँ पे कैरोटीन आपको ध्यान रखना है, खीस में कैरोटीन दूध की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। इससे बच्चे के शरीर में विटामिन ए की पूर्ति होती है, जिससे बच्चे में आंखों के रोग व अंधापन नहीं होता। अब आपको इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से वन लाइनर का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इसे और क्लियर करते हैं और समझिए इस पॉइंट के लिए आराम से। देखो इसमें दे रखा है कैरोटीन, क्या दे रखा है, कैरोटीन। अब आपको ये बताना है कि जो कैरोटीन होता है, कैरोटीन की मात्रा खीस में ज़्यादा होती है किसकी अपेक्षा, इस दूध की अपेक्षा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा है कि जो ये है, दूसरी बात आपको ये बतानी है कि इसमें मतलब इसमें क्या होगा, बच्चे के शरीर में विटामिन ए की पूर्ति होगी, किससे, जो आप खीस ले रहे हो, बच्चे को दे रहे हो, उसमें क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है, किसकी अपेक्षा, दूध की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है इससे बच्चों में क्या होगा, विटामिन ए की पूर्ति होती है, क्योंकि इसमें पाया जाता है विटामिन ए। तो विटामिन ए की पूर्ति होगी तो आपको पता है जो आँखों में प्रॉब्लम होती है, रोशनी में कोक की प्रॉब्लम होती है, आँखों से दिखाई देने में प्रॉब्लम होती है या अंधापन नहीं होता, ठीक है, उसके लिए विटामिन ए है वो बहुत ज़रूरी है लेना, ठीक है। अब आपको ये बताना है विटामिन ए का स्रोत बताइए। चलिए स्रोत तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। विटामिन ए की अगर कमी है तो आप गाजर के साथ जा सकते हैं, गाजर बहुत बढ़िया स्रोत है किसका, विटामिन ए का। अब जितने भी प्यारे मेरे बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, वो सब ये बताओ कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए। जो भी मुझसे लगातार जुड़े होंगे वो सारे बच्चे इसका आंसर देंगे। कमेंट में जाइए और लिखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो इस प्रकार से आपने समझा, देखिए ये हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, नवजात बच्चों में खीस खिलाने के लाभ, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब जो हमारा अगला जो पॉइंट है उसे समझिए। अगला पॉइंट कह रहा है मृदुरेचक। देखो ये पॉइंट दे रखा है मृदुरेचक, इसके बारे में समझिए। ऐसे पदार्थ हैं जिनके सेवन से हल्का दस्त आता है। देखो मृदुरेचक क्या है, यह एक ऐसा पदार्थ है जिसके सेवन से क्या होता है, हल्का दस्त आता है तथा किसी प्रकार की मरोड़ पेट में नहीं होती, मृदुरेचक कहलाते हैं। थोड़ा सा समझ लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन वाली हेडिंग ये है नहीं। देखो मृदुरेचक आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो आप बताना ये ऐसा पदार्थ है जिसके सेवन से हल्का दस्त आता है। क्या है, ये ऐसा पदार्थ है जिसके सेवन से क्या आता है, हल्का दस्त आता है तथा किसी प्रकार की मरोड़ पेट में नहीं होती, ठीक है। ये अंदर पेट की बात हो रही है कि किसी प्रकार की भी मरोड़ पेट में नहीं होती, मृदुरेचक कहलाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखो शक्कर, सीरा, हरा व रसदार चारा, खीस तथा ईसबगोल की भूसी आदि। दूसरा इसमें पॉइंट है वो है रेचक, तो इसको भी समझो रेचक क्या है। देखिए यह ऐसी दवाइयाँ
अथवा पदार्थ हैं जिनके सेवन से तेज दस्त आता है। देखो रेचक क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। रेचक एक ऐसी दवाई है या ऐसा एक पदार्थ है जिसका अगर आप यूज करोगे तो तेजी के साथ क्या होगा भाई, दस्त आएंगे, तेज दस्त आएंगे, ये रेचक कहलाता है। अगर हम एग्जाम्पल्स में बात करें तो देखो एग्जाम्पल्स में जैसे मैगगल्फ, अलसी का तेल, अमलतास का गूदा, रेंडी का तेल, बेरियम क्लोराइड का इंट्रावीनस इंजेक्शन आदि। तो ये हो गया मृदुरेचक और रेचक। अगला पॉइंट आप समझिए बेटा, अगला पॉइंट है हमारा वो है योनि बीक्षण यंत्र। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। बारडीजो यंत्र और योनि बीक्षण यंत्र में अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो ये आपकी हेडिंग है, इसके बारे में आप समझो। देखो यह धातु का बना हुआ एक यंत्र है। आपको योनि बीक्षण यंत्र में के बारे में समझाया जा रहा है, आपको ये पता होना चाहिए ये काय का बना होता है। तो ये धातु का बना हुआ एक यंत्र है जो केवल मादाओं में योनि परीक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगली हेडिंग है वो अगला पॉइंट है कि आजकल इसका प्रयोग मादाओं की योनि में उचित स्थान पर वीर्य सेचन के लिए कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर अधिक होता है। यह छोटे तथा बड़े आकार में उपलब्ध होता है। ये जो योनि बीक्षण यंत्र है ये छोटे तथा बड़े आकार में भी उपलब्ध है। योनि परीक्षण हेतु पहले इसे किसी चिकने पदार्थ से चिकना करके एक सहारे से योनि में डाला जाता है और सीधा करते हैं। पेच की सहायता से इसके मुंह को चौड़ा करके टार्च या हैंड लाइट से योनि का परीक्षण किया जाता है। इसके बाद यंत्र को धीरे धीरे बंद करते हुए बाहर निकाल लेते हैं। तो ये था योनि बीक्षण यंत्र के बारे में लिखना था आपको। अब चलिए इसकी देखिए मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ, इसका चित्र कैसा है। देखिए ये है आपका योनि बीक्षण यंत्र। तो कुछ इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा। ये देखिए योनि बीक्षण यंत्र आपका दे रखा है। ठीक है, आपने देख लिया होगा। चलते हैं आगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि हर स्टूडेंट अपने घर बैठे अच्छे से पढ़ाई कर सके। चलिए अगला जो पॉइंट है हमारा, अगली जो हेडिंग है बेटा वो है जरसिंद शंकर के पिता तथा माता की नस्ल। ये हेडिंग है, छोटी सी हेडिंग है लेकिन कई बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जरसिंद शंकर के पिता तथा माता की नस्ल। अब देखो शंकर नस्ल मैंने आपको एक बताया था कि जब भी शंकर नस्ल तैयार की जाती है तो किसी न किसी के माध्यम से की जाएगी। दो नस्लें होंगी, जैसे फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। इन दोनों के जो क्रॉस से नस्ल बनेगी वो बनेगी शंकर नस्ल। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटा समझने की आप कोशिश करिए। देखो शंकर नस्ल बराबर होता है पिता की नस्ल इंटू माता की नस्ल। ठीक, अब यहाँ पे कहा गया है जरसिंद शंकर, तो जरसंद शंकर बराबर आप शंकर गाय बराबर लिख दो, जरसिंद शंकर गाय बराबर लिख दो जर्सी नस्ल कौमा लाल सिंधी नस्ल, सॉरी गुणे इंटू में, यानी इन दोनों की हेल्प से ये जो जरसिंद शंकर गाय है इसका निर्माण होगा। समझो फिर से एक लाइन और है, लाल सिंधी नस्ल की गाय को जर्सी नस्ल के सार से प्रजनन कराकर जरसिंद नस्ल पैदा की जा सकती है। ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखना है आपको, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल भी सकता है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए अगली हेडिंग समझो आप। अगली हेडिंग है आपकी ओसर में अगली जो हेडिंग है वो है ओसर में शक्ति संचय आहार। तो ये क्या है, ओसर में शक्ति संचय आहार क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझिए आप। देखो गर्भवती गाय कैसी हो, गर्भवती हो, अथवा ओसर की अगले ब्यात की तैयारी के लिए जो खिलाई पिलाई की जाती है उसे स्टीमिंग अप अथवा फिटिंग अप या शक्ति संचय आहार कहते हैं। देखो तीन नामों से जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि स्टीमिंग अप क्या होता है, स्टीमिंग अप क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है फिटिंग क्या है,
या फिर ये भी पूछा जा सकता है शक्ति संचय आहार क्या है। इन तीनों में से किसी भी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको यही बताना है कि गर्भवती गाय, अथवा लगा सकते हो कि ओसर की अगली ब्यात की तैयारी के लिए जो पशुओं की जो खिलाई पिलाई की जाती है, पशुओं को खिलाई पिलाई की जाती है, उसे स्टीमिंग अप अथवा फिटिंग अथवा शक्ति संचय आहार कहते हैं। तो आगे समझिए आप, न्यू लाइन से देखिए, समझिए। गाय की यह खिलाई पिलाई गाय अथवा ओसर के ब्याने की अनुमानित तिथि से 6 सप्ताह पूर्व प्रारंभ की जानी चाहिए। यानी गाय की जो खिलाई पिलाई है वो गाय अथवा ओसर के ब्याने से अनुमानित तिथि से लगभग 6 सप्ताह पूर्व प्रारंभ करनी चाहिए। गर्भवती गाय की इस खिलाई पिलाई का उद्देश्य गायों को मोटा करना नहीं होता। आप सोचो कि गर्भवती महिलाओं को हम क्यों गर्भवती महिलाओं का बात हो गई, महिलाएं नहीं, गर्भवती गाय की अगर इस हम खिलाई पिलाई क्यों करवाएं, तो उसका कारण ये नहीं है कि गाय को मोटा करना हो, ये उसका कारण नहीं है, बल्कि अगले ब्यात के लिए तैयारी ही इसका उद्देश्य होता है, जिससे कि वह अगले ब्यात में बच्चा देने पर दुग्ध उत्पादन के अनुसार पर्याप्त दाना खाने की अभ्यस्त हो जाए। जब वो पर्याप्त दाना खाने के लिए क्या हो जाएगी, मजबूर हो जाएगी, उसकी आदत पड़ जाएगी, तो गाय ब्याने के समय से 2 सप्ताह पूर्व समय अत्यंत ही महत्व का होता है। यानी ब्याने से 2 सप्ताह पहले। अगला पॉइंट समझो इसमें। देखो, गाय को ब्याने के समय से पहले उसे दाने चारे का लगभग 50%, गाय ब्याने के समय से पहले उसे दाने चारे का कितना 50%, 50% भाग मिलता होना चाहिए। यानी इतना तो भाग उसे दाने चारे का लगातार मिलना चाहिए गाय को ब्याने से पहले। ठीक है, कितने दिन पहले, 2 सप्ताह या फिर 6 सप्ताह पहले से आप इसे आराम से दे सकते हैं। उसे बच्चा देने के पश्चात, उसे बच्चा देने के पश्चात उस दूध की मात्रा के अनुसार मिलेगा, और इस मात्रा तक पहुंचाने के लिए गाय ब्याने के पूर्व के पखवाड़े में क्रमशः दाना बढ़ाकर इस मात्रा तक पहुंचा देना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ। देखिए, गाय को ब्याने के समय से पहले उसे दाने चारे का लगभग 50% भाग मिलता होना चाहिए, जो उसे बच्चा देने के पश्चात उस दूध की मात्रा के अनुसार मिलेगा, और इस मात्रा तक पहुंचाने के लिए गाय ब्याने के पूर्व पखवाड़े में क्रमशः दाना बढ़ाकर इस मात्रा तक पहुंचा देना चाहिए। कम दूध देने वाली गायों को ब्याने के पूर्व अधिक खिलाई पिलाई की आवश्यकता नहीं होती। आपको लगता है कि भाई कम दूध देने वाली जो गाय हैं उसे ब्याने से पूर्व खिलाई पिलाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अधिक दूध देने वाली गायों के लिए यह खिलाई पिलाई क्या है, अत्यंत आवश्यक है। आपको लगता है कि गाय दूध देने में अच्छी है, तो आपको उसकी खिलाई पिलाई है वो अच्छे से करनी होगी। अगर आपको लगता है कि हमारे पास देसी गाय है और ये ज़्यादा दूध देने में असमर्थ है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी ज़्यादा सेवा उसकी करें, यानी इतनी ज़्यादा खिलाई पिलाई करें, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही खिलाई पिलाई उसकी कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है गाय से अलग रहकर बछड़ा पालने से हानि। तो देखो, ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। अब मैं यहाँ पे हानि समझा रहा हूँ, हो सकता है जब पेपर में आपको लाभ आ जाए, तो इसका लाभ और हानि आपको दोनों पढ़ने होंगे। ठीक है, गाय से अलग रखकर बछड़ा पालने से हानि क्या है और लाभ क्या है। तो जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, ये तो हेडिंग हानि की है, नेगेटिव पॉइंट है इसके, वो हम पढ़ेंगे। देखो, माँ को बच्चे से अलग कर देना कुछ अस्वाभाविक होता है। क्या होता है? अस्वाभाविक। एक होता है स्वाभाविक, और स्वाभाविक का ही दूसरा जो विपरीत अर्थ है वो है अस्वाभाविक। तो ये माँ को अगर आप बच्चे से अलग कर देंगे तो ये कुछ अस्वाभाविक है, मतलब स्वाभाविक नहीं होता। ठीक है, ये अस्वाभाविक होता है। इस प्रकार से समझिए इसको। अगला जो पॉइंट है आपका, वो पॉइंट है गाय के थन से दूध निकालने में काफ़ी परेशानी होगी। अगर मान लो गाय आपकी इस रूम में बंधी है, ये एक कमरा है और इसमें रूम में बंधी है गाय। अब एक कमरा आपका यहाँ पे है,
इसमें आपने बांध दिया बछड़ा। ठीक है, अब आपको पता है ये जो गाय है ये काफ़ी दूर हो चुकी है, किससे? अपने बछड़े से। ठीक, अब गाय यहाँ पे है, बछड़ा यहाँ पे है। ठीक, तो ऐसा अगर माँ से, अब ये गाय क्या है? गाय माँ है, किसकी? इस बछड़े की माँ है। ठीक है, तो अगर आप इसको दूर करोगे, माँ को बच्चे से अलग अलग रखोगे, तो ये तो स्वाभाविक नहीं है, ये तो अस्वाभाविक हो गई बात। दूसरा, गाय के थन से दूध निकालने में काफ़ी परेशानी होगी, बछड़े को दूर रखोगे तब। ठीक है, हो सकता है कि वो आपको दूध ना निकालने दे, हलचल करती रहे गाय, पैर मारने लगे, या हो सकता है जिसे कहते हैं पशुआना, तो हो सकता है गाय पशुआए ना, दूध उतारे ना, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। अगला पॉइंट थोड़ा सा और समझिए, क्लियर करते हैं। देखो, बच्चे को अलग पालने से खर्चा भी बढ़ जाता है। अगर आप बच्चे को अलग से पालोगे तो उसका खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बछड़ों को बीमार होने का भी भय अधिक होता है। भाई, कोई भी चीज़ होती है, किसी का भी बच्चा समझ लो अपने माँ के पास नहीं रहेगा तो भाई उसमें भय अधिक बढ़ जाएगा, बीमार होने का भय भी क्या हो जाएगा? अधिक बढ़ जाएगा। माँ का दूध तो सबको चाहिए होता है, ये तो स्वाभाविक है, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गाय देर से पसती है। देखो ये आ गया, पसती है। पसती का मतलब हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं? पशुआना, यानी पशुआ नहीं रही है गाय, इस प्रकार से कुछ कह देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है दूध जनित बीमारी। देखो, दूध जनित बीमारी भी बच्चों को लगने का भय रहता है, यानी दूध जनित बीमारी भी बच्चे को लगने का भय रहता है। तो ये जो पॉइंट थे आपके, ये नेगेटिव फॉर्म में थे। अब इससे अपेक्षा वो लाभ भी पूछ सकता है इसकी तुलना में, तो लाभ हानि दोनों आपको याद करनी होंगी। नेक्स्ट देखिए, अगला जो पॉइंट है ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है और काफ़ी अच्छी हेडिंग्स भी है। इसके पॉइंट और हेडिंग दोनों को समझेंगे हम, काफ़ी अच्छा है हेडिंग। यह है सीरम। तो देखिए, सीरम के बारे में आप समझिए, सीरम क्या है? तो बेटा समझो, यहाँ पे देखो, यह है रोगी। पशु को रोग के निवारण के लिए उसी रोग की दवा पशु को इंजेक्शन के द्वारा लगाई जाती है, सीरम कहलाती है। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से समझिए। देखो, यह जो सीरम है ना, सीरम यह रोगी पशु को, जो पशु क्या हो जाता है? रोगी हो जाता है, उस रोगी पशु के रोग निवारण के लिए, रोग निवारण का मतलब है रोग से ठीक करने के लिए, ठीक है, उसी रोग की दवा पशु को इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में समझो, गला घोटू बीमारी में गला घोटू सीरम का इंजेक्शन लगाना। दूसरा है पॉइंट समझो, सीरम पशु को बीमार होने के बाद दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई पशु है और वो स्वस्थ पशु है, कोई पशु है मान लो वो कैसा है? स्वस्थ है। अब स्वस्थ पशु को सीरम नहीं दिया जा सकता है। सीरम किसे दोगे? पशु कैसा होगा? पशु बीमार होगा, ठीक है। बीमार पशु को आप सीरम दे सकते हो, स्वस्थ वाले को सीरम नहीं दिया जाता। आगे समझिए, सीरम का जो सीरम है, सीरम का इंजेक्शन सिरा में लगता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सीरम का इंजेक्शन कहाँ पे लगता है बेटा? सीरम का इंजेक्शन है वो सिरा पर लगता है। तो कुल मिला के सीरम आपके समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। देखो, यह रोगी पशु को रोग के निवारण के लिए, आप ये कह सकते हो कि जो सीरम होता है ये रोगी पशु को रोग से मुक्त करने के लिए, निवारण की जगह मुक्त शब्द यूज कर लो, मुक्त करने के लिए उस रोग की दवा पशु को इंजेक्शन के द्वारा, यानी उस रोग की दवा, कौन से रोग की? इस सीरम, मतलब रोग को, जो भी रोग है कौन सा, मान लो गला घोटू है, ठीक है, गला घोटू रोग की दवा पशु को किसके रूप में दी जाएगी? वो इंजेक्शन के रूप में दी जाएगी, ठीक है, इंजेक्शन के द्वारा लगाई जाती है, सीरम कहलाती है। अब समझ गए आप? नहीं समझे फिर समझो। देखो, ये पशु है, सपोज दैट ये पशु की आकृति थोड़ी देर के लिए मान लो आप, ठीक है, पशु की आकृति है। इस पशु में क्या है? गला घोटू की बीमारी है। क्या है बेटा? गला घोटू की बीमारी है। अब देखो, जब गला घोटू की बीमारी है तो जाहिर सी बात है ये रोग तो है,
है ना। तो इस रोगी को, यह रोगी है जो, कौन रोगी है, ये पशु, जो भी पशु है आपका, ठीक, इस रोगी पशु को इस रोग से, कौन से रोग से, इस गला घोटू वाले रोग से अगर आप मुक्त कराना चाहते हो, ठीक है, तो दवा पशु को किसके माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से लगाई जाएगी। जब इंजेक्शन के माध्यम से लगाई जाएगी तो यह क्या कहलाएगा, ये सीरम कहलाएगा। एग्जाम्पल में जैसे गला घोटू बीमारी में गला घोटू सीरम का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जो सीरम है वो पशु को बीमार होने के कब की दिया जाता है, बीमार होने के बाद दिया जाता है। सीरम का इंजेक्शन कहाँ लगता है, सीरम का इंजेक्शन सिरा में लगता है। ये पॉइंट थे, आपको याद हो गया होगा। अब समझिए अगली जो हेडिंग है वो है वैक्सीन। तो देखो सीरम और वैक्सीन में अंतर कई बार पूछा जाता है और दोनों ही अच्छे पॉइंट हैं, इसको समझने की कोशिश करिए। तो वैक्सीन के बारे में आप समझो। देखो आपको एक बात पता थी कि भाई जो सीरम था वो बीमार जब पशु पड़ जाता था तो बीमार पशु को ठीक करने के लिए सीरम दिया जाता था इंजेक्शन के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे है वैक्सीन। अब मान लो कोई भी पशु है, ठीक है, पशु को वैक्सीन कब दी जाती है। देखो ये वैक्सीन है हेडिंग, तो आपको बता दें, थोड़ा सा जनरली समझ लीजिए। जो पशु स्वस्थ होंगे, जो पशु कैसे होंगे, स्वस्थ होंगे, उन स्वस्थ पशु को वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन हमेशा स्वस्थ पशुओं को ही दी जाएगी। किस लिए दी जाएगी, क्योंकि कोई भी रोग मान लो महामारी चल रही है, वो महामारी पशुओं में प्रवेश ना करे, ठीक है, वो रोग पशुओं को ना लगे। तो पशुओं की जो इम्यूनिटी पावर है, ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए वैक्सीन दी जाती है, जिससे कि वो उस रोग से निजात पा सके। एग्जाम्पल्स में समझिए, जैसे आपकी कोविड-19 की वैक्सीन चल रही है, कोरोना वायरस जिसे कह रहे हैं कोरोना वायरस। अब ये कोरोना वायरस की वैक्सीन किसे दी जा रही है, जो स्वस्थ लोग हो रहे हैं उनको टीका लगाया जा रहा है। वो क्यों लगाया जा रहा है, वो इसलिए लगाया जा रहा है कि आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जा सके। इससे कोई भी रोग अटैक करे, जैसे कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आ गया, तो कोई भी वेरिएंट आप पे अटैक करे तो उससे लड़ने की क्षमता ऑलरेडी आपकी बॉडी में प्रेजेंट हो, जिससे कि वो रोग है, वो रोग आपके बॉडी पर अटैक ना कर पाए, किसी प्रकार का असर ना कर पाए। तो इसलिए वैक्सीन दी जाती है। चलिए आप समझिए डिटेल से। तो बेटा वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा आप समझो। देखो अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इससे क्या होता है बेटा, सभी स्टूडेंट, अभी आपकी छुट्टियां पड़ गई हैं, कोविड-19 के चलते छुट्टियां भी पड़ चुकी हैं आपके कॉलेज में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कर दोगे तो हर बच्चा घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सकेगा। मैंने इसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है, मैं आपको चारों सब्जेक्टों की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप मेरे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट से एक एक वीडियो को अच्छे से समझिए। सारा कोर्स आपका बढ़िया से समझा दिया गया है। समझो वैक्सीन के बारे में। स्वस्थ पशु को कुछ विशेष प्रकार के रोग के आक्रमण से बचाने के लिए दवाई रोग से पहले टीके के रूप में इंजेक्शन के द्वारा लगाई जाती है, उसी को वैक्सीन कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया था, कोई भी पशु होगा वो पशु कैसा होगा, स्वस्थ होगा, ठीक है। इस स्वस्थ पशु को किसी विशेष प्रकार के रोग, जैसे मैंने एक रोग ले लिया, कोविड-19 ले लिया, या आप कोई सा भी रोग लग सकते हो, कुछ विशेष प्रकार के रोग यहाँ पे लिख दिया है। कुछ विशेष प्रकार के रोगों के आक्रमण से बचाने के लिए जो दवा स्वस्थ पशुओं को पहले टीके के रूप में, ठीक है, इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है, उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, वैक्सीन कहेंगे। अगली जो हेडिंग, अगले जो पॉइंट है उनको समझिए आप। वैक्सीन में बीमारी के जीवाणुओं से लड़ने की शक्ति होती है। देखो आपको यही बताया गया था, वैक्सीन में बीमारी के जीवाणुओं से लड़ने की शक्ति होती है। अब जीवाणुओं की जगह वायरस भी हो सकता है, ठीक है, वायरस, VIRUS, वायरस, ठीक है। तो वायरस और बैक्टीरिया, इनके माध्यम से जो होते हैं ये ज़्यादातर रोग होते हैं। तो आपको जो वैक्सीन है वो हो सकता है वायरस से निजात दिलाने के लिए दी जा रही हो सकता है जीवाणुओं के कारण जो रोग फैल रहा हो उससे निजात दिलाने के लिए दी जा रही है। तो वैक्सीन में बीमारियों के जीवाणुओं से लड़ने की शक्ति होती है। जो पशु के शरीर में बाहर से किसी बीमारी के जीवाणुओं प्रवेश कर जाते हैं, जो जब
पशु को शरीर में बाहर से किसी बीमारी के जीवाणु जब प्रवेश कर जाते हैं तो वैक्सीन में पाई जाने वाली जो एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज उन जीवाणुओं से पशु की रक्षा करती है। ठीक है, जो आपने वैक्सीन ली है उस वैक्सीन के कारण क्या हुआ, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पावर बढ़ गई, और इम्यूनिटी पावर बढ़ने के कारण जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, वो बॉडी में इफेक्ट कोई भी नहीं डाल पाएगा। क्योंकि देखो उसके माध्यम से, वैक्सीन के माध्यम से पाई जाने वाली जो एंटीबॉडीज है, ठीक है, ये एंटीबॉडीज आपकी जो जिसके कारण भी रोग होगा, या वायरस के कारण या फिर बैक्टीरिया के कारण, तो इन दोनों से क्या करेगा, वो रक्षा करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट कह रहा है वैक्सीन स्वस्थ पशु को रोग से पहले दी जाती है। वहाँ पे देखो, जब हमने सीरम आपको पढ़ाया था तो सीरम में आपको ये बताया था कि सीरम कब दिया जाता है, जब रोग हो चुका होता है, रोग के बाद सीरम दिया जाता है। लेकिन जब यहाँ पे वैक्सीन दोगे तो वैक्सीन स्वस्थ पशु को रोग से पहले देना होती है। जैसे कि आपको कोविड-19 नहीं है और कोविड-19 से पहले आपको क्या दी जा रही है, कोविड-19 की वैक्सीन दी जा रही है। अगला पॉइंट समझो, वैक्सीन का इंजेक्शन सबकुटेशियस लगता है। वैक्सीन का इंजेक्शन क्या लगता है, सबकुटेशियस लगता है। अगली जो पॉइंट है, अगली जो हेडिंग है वो है हमारी कुड़क मुर्गी के बारे में। तो थोड़ा सा कुड़क मुर्गी के बारे में भी आप समझो। देखो बेटा, कुड़क मुर्गी से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल में से नहीं पढ़ाऊँगा मैं, सिर्फ आपको ये समझना है कि कुड़क मुर्गी है क्या, आखिर इसके बारे में क्या नॉलेज लेंगे। तो कुड़क मुर्गी से आप क्या समझते हो, समझो। देखो, अंडा ना देने वाली मुर्गी को कुड़क मुर्गी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि कोई एक मुर्गी है और कोई मुर्गी लगभग रोजाना अंडा दे रही है। क्या दे रही है, रोजाना अंडा दे रही है, और 3-4 दिन से उसने अंडा नहीं दिया है, तो आप कहोगे लग रहा है मुर्गी क्या हो गई, कुड़क हो गई। तो वही वाली बात है कि अंडा ना देने वाली मुर्गी को कुड़क मुर्गी कहते हैं। यह मुर्गी अंडे सेने तथा चूजों का लालन पालन भी करती है। यह मुर्गी क्या करती है, अंडे सेने का काम करती है और चूजों का लालन पालन करने का भी काम करती है। एक मुर्गी शरद ऋतु में 10 से 12 चूजों का और ग्रीष्म ऋतु में 12 से 15 चूजों का लालन पालन कर सकती है। तो एक मुर्गी की बात हो रही है। एक मुर्गी कौन से काल में, शरद ऋतु काल में, तो शरद ऋतु काल में 10 से 12 चूजों को और ग्रीष्म ऋतु काल में 12 से 15 चूजों का लालन पालन क्या करती है, लालन पालन करती है। इस कार्य के लिए देसी नस्ल की मुर्गियां सर्वोत्तम है। ये जो कार्य है इसके लिए क्या है, देसी मुर्गियां जो हैं वो अधिक सर्वोत्तम है। अब थोड़ी सी मेरी बात समझ लीजिए। देखो, मैंने अभी तक जो कराया है आपको 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 1 लाइनर वाले क्वेश्चन कराए हैं। जैसा कि आपको पेपर में ज्ञात होगा, आपके लगभग 1 अंक वाले क्वेश्चन आते होंगे 5, तो ये भी लगभग मैं आपके करा चुका हूँ। और 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन जहाँ तक है आपके 5 छपते हैं पेपर में, तो ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन भी मैं आपके करा चुका हूँ। ठीक है, इस वीडियो में करा चुका हूँ। फिलहाल 1-2 वीडियो और मैं आपको दे दूंगा, 2 वीडियो चलो और बना दूंगा, यहाँ से आपके ये क्लियर हो जाएंगे। तो लगभग देखो 15 मार्क्स के मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। ठीक है, अब आपका बेटा 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं 3, हम उनको अच्छे से समझेंगे, और इसके बाद 6 नंबर वाले जो 3 क्वेश्चन आते हैं हम उनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें जो आंकिक क्वेश्चन है, तो किसी दिन हम अभी तो नहीं कहेंगे, लेकिन किसी ना किसी दिन हम आंकिक क्वेश्चन भी आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपकी जो एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन का जो सब्जेक्ट है, वो लगभग 20 जनवरी तक आपका कंप्लीट करा दिया जाए। हमारा टारगेट है 20 जनवरी तक हम आपका जो सिलेबस है ये पशुपालन वाला ये कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, और आप अच्छे से अपनी रिवीजन करिए, और जितना भी मैं पढ़ाता हूँ वो सब पढ़िए, अदर भी आप पढ़िए। आपके पास जो भी नोट्स हो, जो भी किताबें हों, जो भी मटेरियल हो, स्टडी मटेरियल हो पढ़ने के लिए, आप उससे भी तैयारी करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जितनी नॉलेज लेके बैठोगे बेटा उतनी कम है। ठीक है, आज के टाइम में नॉलेज जो लेना है वो बहुत इम्पोर्टेंस है, उसका बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। जब नॉलेज होगी तभी आपको जॉब मिलेगी, अन्यथा नहीं मिल पाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखने की कोशिश करिए। तो बस बेटे, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।